हेलो बच्चों, तो क्या हाल चाल? सब कुछ बढ़िया है एकदम ना। तो आज का क्लास हमारा किस टॉपिक के ऊपर है? रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म के ऊपर है, ठीक है ना। तो रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म का ये पहला लेक्चर है, यानी फर्स्ट लेक्चर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो सभी बच्चे अपना कॉपी पेन निकाल लीजिएगा और कॉपी पेन निकालने के बाद स्टार्ट कीजिए हमारे साथ आज का लेक्चर प्रिज्म। प्रिज्म क्या होता है? सबसे पहले ये बातें आप लोगों को समझनी होगी कि प्रिज्म क्या होता है, ठीक है। प्रिज्म बताने से पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले प्रिज्म का 2D डायग्राम बनाना है। देखो 3D डायग्राम थोड़ा टफ है बच्चा, 3D डायग्राम क्या है, थोड़ा टफ है। लेकिन प्रिज्म का 2D डायग्राम आप पहले देख लो, समझ लो सारी बातें को, उसके बाद हम लोग काम करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले सपोज कर लीजिए कि आप कोई भी एक रेक्टेंगल ले लीजिए, कोई भी एक क्या कीजिए, रेक्टेंगल ले लें। ये रहा हमारा कोई भी एक रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का ये पोर्शन को ए दीजिए, इस पोर्शन का नाम बी दीजिए, ये पोर्शन का नाम सी दीजिए, ठीक है। अगर आप देखोगे तो आपको एक बात समझ में आनी चाहिए यहाँ पर कि ये जो है ना, ये दो लाइंस नहीं है, ये दो प्लेन्स हैं जो इस तरह करके ऐसे करके बेंड करके रखा गया है, ओके। तो प्रिज्म का अगर डिफिनेशन बोला जाए ना, प्रिज्म का डिफिनेशन, तो प्रिज्म का डिफिनेशन ऐसा लिख सकते हैं, प्रिज्म में बी डिफाइंड एज अ स्पेस बिटवीन द टू इंक्लाइंड प्लेन सरफेसेस, टू इंक्लाइंड प्लेन सरफेसेस। तो ए स्पेस इंक्लोज्ड बाय, यहां पर लिखिएगा सभी बच्चे, ए स्पेस, ठीक है, जो स्पेस यहां पर जो जगह है वो पोर्शन, स्पेस लिखिए या रीजन लिखिए, कुछ भी एक चीज आप लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ए स्पेस और रीजन या स्पेस स्लैश रीजन इंक्लोज बाय दी, क्या लिखोगे, इंक्लोज। आज थियोरटिकल पे थोड़ा ये फोकस रहेगा हमारा, ठीक है। उसके बाद हम लोग चलेंगे थोड़ा प्रॉब्लम बेस पे। ए स्पेस और रीजन इंक्लोज्ड बाय दी टू inclined plane surfaces to, एक्चुअली में टू नहीं, एटलीस्ट कम से कम टू, एटलीस्ट टू enclosed by the at least two inclined surfaces is known as a, surfaces बोलिएगा या फिर आप और करके आपके किताब में प्लेन्स भी होंगे, टू प्लेन्स is known as a, किस नाम से जाना जाता है, प्रिज्म के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है बच्चे लोग, प्रिज्म के नाम से ये बातें जान जाती है। मतलब दो स्पेस, दो प्लेन सरफेस, एक स्पेस को जैसे बॉन्डेड करता है, दो, कम से कम दो, तीसरा हो सकता है बेस से नहीं लग करके हो सकता है, बेस में कोई प्लेन सरफेस आ गया तो वो भी तीसरा प्लेस बन सकता है, पर एटलीस्ट टू सरफेसेस होना चाहिए जो दोनों इंक्लाइंड रहेगा। इंक्लाइंड रह करके जो सरफेस बनाता है, इंक्लाइंड रह करके जो सरफेस, जो रीजन क्रिएट करता है, रिफ्रैक्टिव मीडियम क्रिएट करता है, उसी को हम लोग प्रिज्म बोलते हैं। बस यही बातें थी जो आपको थोड़ा सा प्रिज्म में समझना था। अब यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा, टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू दी प्रिज्म, टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू दी प्रिज्म, टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू दी प्रिज्म, टर्मिनोलॉजी लिख लो जल्दी, रिलेटेड विद दी प्रिज्म। प्रिज्म के साथ जो जो टर्मिनोलॉजी रिलेटेड है उसे हम लोग आज लिखेंगे। ध्यान रखोगे, ये बहुत ज्यादा बातें हो गई हैं सर, अभी बातें ही कहाँ होगी, हो जाएगी, धीरे धीरे रुकोगे, ठीक है। तो ये टॉपिक हेडिंग देने के बाद सबसे पहले ऐसे आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज द रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस। तो रिफ्रैक्टिंग सरफेस पहला टर्मिनोलॉजी है जो इसके अंडर में आता है। रिफ्रैक्टिंग सरफेस थ्योरेटिकल है, थोड़ा बातें समझिएगा, और कुछ नहीं। रिफ्रैक्टिंग प्लेन्स भी बोल सकते हैं, सरफेसेस भी बोल सकते हैं, ओके। रिफ्रैक्टिंग प्लेन्स, टू इंक्लाइंड प्लेन
which enclose the space of a prism, two inclined surfaces, two inclined plane, क्या चीज बच्चा, प्लेन से लिख देते हैं, two inclined planes which enclose the space of a prism, which enclosed, क्या चीज करता है, enclosed the space of a prism, the region of a prism, सभी बच्चे नोट्स लिखिएगा, enclose the region of a prism is known as a prism, is known as a, किस नाम से जाना जाता है, known as a रिफ्रैक्टिंग प्लेन्स या फिर रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस भी बहुत टाइम बोला जाता है, रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस भी बोला जाता है बच्चे लोग, हम बार बार बता रहे हैं, प्लेन्स भी बोले जाते हैं, आपकी मर्जी है आपके किताब में क्या दिया गया है और आपके कॉपी में क्या दिया गया, ठीक है, ध्यान रखोगे। ओके, अब यहां पर आते हैं दूसरा नंबर, रिफ्रैक्टिंग एज। क्या होता है, रिफ्रैक्टिंग एज। अब ये चीज है ना 2D फिगर में नहीं दिखेगा, ये चीज जो है वो 3D फिगर में दिखेगा, और 3D फिगर के लिए आप थोड़ा सा रुकिए, हम आप लोग के लिए 3D फिगर ड्रॉ कर देंगे, तब आप समझना कि 3D फिगर में कहां पर ये दिखेगा। चलो आज हम यहां पर इसका डेफिनेशन हम पहले देंगे। द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, पहले लिख ले, इसके बाद हम फिगर बना देते हैं। द लाइन ऑफ intersection, the line of intersection of two refracting surface, intersection of two refracting surfaces, two refracting surfaces, two refracting planes कर देते हैं यहाँ क्योंकि जगह कम है इसलिए। two refracting planes is known as a, is known as a, किस नाम से जाना जाता है बच्चे लोग, known as a refracting edge। अभी इसे हम दिखाएंगे पिक्चर में, आप घबराएं नहीं, ठीक है, अभी हम आप लोगों को ये चीज पिक्चर में दिखाएंगे, ठीक है, कोई घबराने वाली बातें यहाँ पर नहीं है बच्चे लोग। चलिए, रिफ्रैक्टिंग एज के बाद हमारा जो दूसरा डिफिनेशन आते हैं, वो दूसरा डिफिनेशन कहाँ से आएगा बच्चा, देखोगे, ये आता है रिफ्रैक्टिंग एंगल्स, ठीक है ना, रिफ्रैक्टिंग एंगल से आते हैं, वो कहां से हमारे आते हैं, रिफ्रैक्टिंग एंगल से आते हैं, रिफ्रैक्टिंग एंगल, ठीक है। तो द एंगल बिटवीन द टू रिफ्रैक्टिंग प्लेन्स, ये जो एक प्लेन और टू प्लेन जो एंगल बना रहा है ना, उसी एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी एंगल को क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिंग एंगल बोलते हैं, और क्या, चलो आ जाओ, नाउ कम टू द पॉइंट। तो द एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन, द एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन देखेंगे यहां पर, द एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन between two refracting planes is known as a two refracting planes is known as a refracting angle। किस नाम से जाना जाता है, रिफ्रैक्टिंग एंगल के नाम से, रिफ्रैक्टिंग एंगल के नाम से जाना जाता है। ओके, क्लियर सभी बच्चों को, क्लियर है ना सभी बच्चे। चले, अगर इतना बात हमारी क्लियर हो चुकी है तो ये सब बेसिक टर्मिनोलॉजी था जो आपको जानना जरूरी है। आने वाले क्लासेस में ये सब टर्मिनोलॉजी का हम यूज करेंगे, यूटिलाइजेशन करेंगे, ठीक है। तो आपको क्या क्या बारे में बता दिया गया, रिफ्रैक्टिंग प्लेन्स के बारे में बता दिया गया, रिफ्रैक्टिंग एज के बारे में बता दिया गया, रिफ्रैक्टिंग एंगल के बारे में बता दिया गया, ठीक है। कोई दिक्कत इस बात में नहीं, दिक्कत सर,
सर दिक्कत हमें रिफ्रैक्टिव एज में दिक्कत है। सर रिफ्रैक्टिव एज दिखता कैसा, होता कैसा? तो इस पिक्चर को अभी हम मिटा रहे हैं, अभी इस पिक्चर को रब कर रहे हैं और यहाँ एक 3D मॉडल सरफेस बनाएंगे। 3D मॉडल, बी केयरफुल, आप लोग देखोगे हम 3D मॉडल सरफेस कैसे बनाते हैं वो चीज देखिएगा। इसे अभी ओमिट कर रहे हैं, ठीक है? पहले देखिएगा, आप कुछ नहीं करना आप लोगों को। ये 3D डायग्राम आप लोग के लिए जरूरी नहीं है, बस आपको सिर्फ चुपचाप से यहाँ देख लेना है, यहाँ की बातें खाली समझ लेंगे। मान लो मेरा एक प्रिज्म ऐसा है, दिखाते हैं, चले। अब इसका मिड पॉइंट हम यहाँ ले लेते हैं, थोड़ा सा ऊपर लें या फिर इसे थोड़ा सा नीचे लें, नहीं तो मर्ज कर जाएंगे हम ऊपर। तो आप यहां से ले लीजिए थोड़ा सा ऊपर, यहां पर एक मिडिल पॉइंट लेते हैं, यहां पर लेने के बाद इसे आप ज्वाइन कर दीजिए। ओके, ये दोनों सरफेस को ज्वाइन कर दें। अब बेस से पैरेलल लाइन ले जाएं जेड एक्सिस की तरफ। किधर ले जाना है? जेड एक्सिस की तरफ, इधर ले जाएं। ओके, ये हम पैरेलल ले जाएंगे, दोनों हमारा पैरेलल रहेगा बच्चा। ये पैरेलल ले जाओगे, ड्राइंग थोड़ा सा भी टेढ़ा हुआ तो दिखने में खराब दिखेगा, ठीक है? ये रहे। इसके बाद हमारा इस हाइट के बराबर एक और हाइट का ट्रायंगल ड्रॉ करना, इस हाइट के बराबर एक और हाइट का ट्रायंगल ड्रॉ करना है हमें। तो देखो क्या हम करते हैं यहां पर, चलो इसे हम मर्ज कर दे रहे हैं, ये रहा, और इन दोनों को ओमिट करके इसे भी मर्ज करो इस तरह करके, ये मर्जिंग कर दीजिए। ये हाइट थोड़ा सा इधर होंगे, ये रहा हमारा 10 के लगभग, थोड़ा छोटा है तो 4.5, हाँ बीच में ले लीजिएगा आप लोग। बीच में लेने के बाद ये हाइट यहां पर लो और इसे ड्रॉ करो। ड्रॉ करना जरूरी है, नहीं तो समझ में नहीं आएगा रिफ्रैक्टिव एज कैसा। दिख गया आप लोग को? अब इस सरफेस का टॉप और इस सरफेस के टॉप को ज्वाइन करें, करो ज्वाइन। देखो कुछ बनेगा, ध्यान से देखिए, कुछ बन रहा है, ध्यान से देखो कुछ बन रहा है। इसे अगर हम सॉलिड सरफेस कर देते हैं, इसे अगर हम सॉलिड सरफेस करते हैं, ठीक है, तो क्या आपको ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस दिख रहा है? इधर एक प्लेन है, इधर वाले प्लेन के साथ झुका हुआ है कि नहीं? देखिए तो ध्यान से देखेंगे, क्योंकि अगर देखना है और समझना है तभी आप समझ पाओगे यहाँ पर क्या हो रही थी चीजें। पहली बात है, इसे बोलते हैं बेस। ये हमारी क्या है? बेस है, जिसके ऊपर प्रिज्म रहता है। तो इसे तो हम लोग क्या बोल लोगे? बेस बोल लोगे। ओके बच्चा लोग, बेस ड्राइंग जरूरी होता है। यही था हमारा ए, जिसको हम क्रॉस सेक्शनल व्यू आप लोग को दिखाए थे। क्रॉस सेक्शन ये साइड से होके हम दिखाए थे, जेड एक्सिस के साइड से होके दिखाए थे। इसके करस्पॉन्डिंग इस पॉइंट को हम लोग बोल देते हैं A1, इस पॉइंट को बोलते हैं B1 और इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? C1 बोलते हैं। ये दो ठो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, मतलब इस प्लेन वाला लाइन, ये जेड एक्सिस वाला A1 C1 और C, इधर वाला प्लेन B1 C1 C, दोनों एक दूसरे को कट कर रहा है एक एंगल पे। एक सेकंड बच्चा, यहाँ पर हमारा A था बच्चा, यहाँ पर हम लोगों ने A लिया था, यहाँ पर B, यहाँ पर C, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? A1 हो जाएंगे, ये हमारे B1 हो जाएंगे और ये हमारे क्या हो जाएंगे? C1 हो जाएंगे। ओके क्लियर? ये ABC, A1 B1 C1। अब ये जो A लाइन है ना, जहां पर दोनों सरफेस कट कर रहा है एक दूसरे को, ऐसे करके कट कर रहा है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं एज, रिफ्रैक्टिंग एज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिंग एज बोला जाता है। अब समझ में आ गया रिफ्रैक्टिंग एज किसे बोला जाता है? अब तो कोई दिक्कत नहीं होगा ना? नहीं सर, अब दिक्कत नहीं होगी। ओके, और ये जो सरफेस है ना, ये जो सरफेस मतलब A1 C1 A, इसे बोला जाता है रिफ्रैक्टिंग फेसेस या रिफ्रैक्टिंग प्लेन्स। इसी सरफेस को, ये टॉप वाले सरफेस को लिखेंगे नहीं तो गंदा हो जाएगा, आप समझ नहीं पाओगे। लेकिन B1 A1 A और यहाँ पर CA A1 C1, तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं, कहाँ पर लिख रहे हैं देखोगे, यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए अगर हम लिखना चाहें तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि A A1 C1 C, A
A1 C1 C, एक ये मेरा रिफ्रैक्टिंग प्लेन्स है, प्लेन ये वाला प्लेन हमारा रिफ्रैक्टिंग प्लेन्स है ना। तो यहाँ पर लिख दे रहे प्लेन, कौन कौन सा प्लेन्स, ये दो प्लेन्स, ठीक है, ध्यान दे दीजिएगा। प्लेन्स कौन कौन, A1 C1 C एंड A1 B1 B, ये हमारा क्या है, रिफ्रैक्टिंग प्लेन्स है। यहां पर अगर एग्जांपल देखना चाहें बच्चे लोग, तो यहां पर हम लोग क्या देखें, रिफ्रैक्टिंग एज का देखना है। तो A1 क्या है हमारा, रिफ्रैक्टिंग एज है, लाइन A1, क्योंकि लाइन ऑफ इंटरसेक्शन बोले थे ना, लाइन A1 इज नोन एज ए रिफ्रैक्टिंग एज। और रिफ्रैक्टिंग एंगल किसको बोलते हैं, BAC, एंगल ए को रिफ्रैक्टिंग एंगल बोलेंगे या फिर एंगल BAB। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल के लिए बोले तो हम लोग क्या बात बोल सकते हैं, एंगल BAC ये वाला हो गया, और या फिर एंगल B1 A1 C1, ये दोनों हमारा रिफ्रैक्टिव एंगल है। ठीक है, सारी बातें हो गई, हम ओमिट करेंगे। सारे बच्चे लिख लो जल्दी, देख लीजिए, लिख लीजिए जल्दी। चलो बच्चों, इसे ओमिट करो जल्दी, हो गया ना, लिख लिए सारे बच्चे, ओमिट करते हैं। ओमिट करने के बाद हमारा दूसरा पोर्शन होगा, पाथ फॉलोड आफ्टर द रिफ्रैक्शन इन ए प्रिज्म। ठीक है, तो हेडिंग आप लोग क्या दीजिएगा, रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म का हेडिंग दीजिएगा। अब मेन कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ। अभी तक का कॉन्सेप्ट में हमने बेसिक के बारे में बात कर रहे थे। अभी तक हम किसके बारे में बात कर रहे थे, बेसिक बात कर रहे थे। ओके, अगर बेसिक बातें हो गई है हमारी तो आगे चलते हैं। ओके, चलो आगे चलो, देखो आगे क्या करना है। ओमिट हो चुका ये, चलो ओमिट हो जाने के बाद आप यहाँ पर क्या देखिएगा, कुछ बातें इंपॉर्टेंट है जो आप देखोगे। पहला, आप रे डायग्राम पहले बनाना सीखें। किसमें, प्रिज्म में रे डायग्राम कैसे बनाते हैं, उन बातों को आप सीखोगे। तो मान लीजिए कि ये हमारे एक प्रिज्म है। ओके, ऐसा हमने एक प्रिज्म लिया है जिसका क्रॉस सेक्शन व्यू सिर्फ है ये, क्योंकि 3D फिगर काफी कॉम्प्लिकेटेड होता है, 3D फिगर में हम लोग काम नहीं करते हैं। ये रहा हमारा प्रिज्म ABC, ये रहा A, ये रहा B, ये रहा C। लाइट यहां से इंटर करती है, मान लो यहां से लाइट इंटर किया। ओके, इंटर करने के बाद हम क्या करेंगे, एक नॉर्मल ड्रॉप करेंगे। ये रहा हमारा फर्स्ट नॉर्मल, पहला नॉर्मल। तो लाइट ये डेंसर मीडियम है, ये रेयर मीडियम है, ये यहाँ पर μ1 है और यहाँ पे हमारा क्या है, μ2 है। क्या है, μ2। और μ2 इज ग्रेटर देन, मतलब अंदर में क्या रहता है, ग्लास मटेरियल रहता है। ग्लास मटेरियल का जो डेंसिटी रहता है वो हमेशा ज्यादा होता है किससे सर जी, μ2 से। अंदर μ2 है। ओके, ये बात ध्यान रखिएगा। दूसरी तरफ लाइट जाना किधर चाह रहा था, देखो पाथ क्या है लाइट का, लाइट का पाथ ये है, ये लाइट का पाथ है। ओके, लाइट इस डायरेक्शन में जाना चाह रहा था। डेंसर मीडियम होने के कारण से ये क्या करेगा, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड कर जाएगा, टुवर्ड्स द नॉर्मल, अवे द नॉर्मल नहीं बच्चा, अवे द नॉर्मल नहीं, टुवर्ड्स द नॉर्मल। अब यहां से फिर हम एक नॉर्मल ड्रॉप करेंगे, ये रहा हमारा नॉर्मल। आप देखना यहां पर हमने एक नॉर्मल ड्रॉप कर दिया। ओके, लाइट अब कहां जाना चाह रहा था, इस पाथ में जाना चाह रहा था, पर अब क्या होगा, अवे द नॉर्मल बेंड करेगा। अवे द नॉर्मल कहने का मतलब लाइट इधर बेंड करके चला जाएगा। पाथ दिख रहा है आप लोगों को, ठीक है ना, ये हमारा नॉर्मल है, ये हमारा नॉर्मल्स है। अब ये दोनों नॉर्मल्स को अगर हम बढ़ाएंगे भी ना तो दोनों नॉर्मल एक जगह जाके कट करेगा। इस कट पॉइंट का भी अपना इंपॉर्टेंस है, अभी देखेंगे हम लोग। मान लीजिए लाइट इस तरह करके जा रहा है, P यहां से गया यहां तक, ये पॉइंट का नाम हमने दिया है Q, PQ। फिर लाइट अंदर में गया इस तरह, Q के बाद ये R गया है, R जाने के बाद ये S गया है। ठीक है, ये S हमारा है पाथ। रे डायग्राम बहुत जरूरी है। यहां पर मान लेते हैं ये नॉर्मल N है, इसे अभी हटाओ, इसे बाद में लिखेंगे। ठीक है, ये नॉर्मल N1 है हमारा,
ये हमारा n है और ये हमारा n2 नॉर्मल है, दोनों इंटरसेक्शन कहाँ पे किया है 1 पे। μ2 अंदर का मीडियम है, μ2 मस्ट बी ग्रेटर देन μ1। ओके, चलिए इतना हो जाने के बाद आप लोग बातों पे ध्यान दीजिएगा कि ये जो बातें है ना, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, पहला सरफेस का एंगल ऑफ इंसिडेंस फर्स्ट सरफेस पर, इसलिए हमने I1 लिखा। कितना लिखा? I1। कितना लिख दिए हैं हम लोग? I1 लिखे हैं। थोड़ा बड़ा कर देते हैं ताकि दिखने में आसान रहे आप लोगों को। हाँ सर जी, दिखने में आसान तो रहे। ये रहा I1, ये जो एंगल देख रहे हो ना, ये एंगल है R1, ये एंगल है हमारा R2 एंड दैट एंगल विल बी I2, ये हमारा I2 रहेगा। ओके, तो हम लोग का हेडिंग क्या है? हेडिंग क्या दीजिएगा? रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म, ये हेडिंग दीजिएगा। आप लोग भी सभी बच्चे दे दोगे हेडिंग, रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म। ओके, रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म हेडिंग दीजिए कि हम लोग रिफ्रैक्शन जब करते हैं प्रिज्म से तो क्या होता है। अब देखो एग्जाम में हमें क्या चीज निकालने बोला जाता है, ये बात जान के रखिए, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम नोट करा देते हैं। ये बात हमेशा आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। फॉर पर्टिकुलर प्रिज्म, दुनिया में कोई भी एक पर्टिकुलर प्रिज्म है, ओके, पर्टिकुलर प्रिज्म के लिए दुनिया में कोई भी अगर प्रिज्म है, पर्टिकुलर प्रिज्म है, उसका ए रिफ्रैक्टिंग एंगल इज ऑलवेज कांस्टेंट। याद रखिएगा, रिफ्रैक्टिंग एंगल हमेशा उस पर्टिकुलर के लिए, उस पर्टिकुलर प्रिज्म के लिए रिफ्रैक्टिंग एंगल्स क्या होंगे, एंगल हमारे क्या होंगे, हमेशा कांस्टेंट होंगे। ये बात को याद रखना, हमेशा याद रखोगे। हम बता देते हैं हमें इस प्रॉब्लम से निकालना क्या है। हमें इस प्रॉब्लम से निकालना है कि ये लाइट इंसिडेंट लाइट कहलाती है। PQ कैसी लाइट कहलाती है? इंसिडेंट लाइट कहलाती है। ये इंसिडेंट लाइट इंसिडेंट लाइट बोले हैं, ये इंसिडेंट लाइट, ये इंटरमीडिएट लाइट, और ये जो बीच का लाइट बाहर जो लाइट निकल रहा है इसे इमर्जेंट लाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इमर्जेंट लाइट। अब आप यहां पर ध्यान से बातें देखो, लाइट कैसे जा रहा था? इस तरह करके सीधा जा रहा था, इस तरह करके सीधा, पर वो क्या हो गया? डाइवर्ज हो गया है, यहां पर चले गया। तो ये जो डाइवर्जेंस हुआ ना अपने ओरिजिनल पाथ से, इसे हम लोग बोलते हैं डेविएशन, डेल फॉर डेविएशन। नोट कीजिएगा, मेरी बातें यहां पर नोट करोगे क्योंकि सारी बातें लिखाना बेवकूफी होती है, ठीक है। PQ हमारा क्या है? इंसिडेंट रे है। कैसा रे है? इंसिडेंट रे है। ओके, शॉर्ट में लिखे हैं। इंसिडेंट रे के बाद RS हमारा क्या है? RS इमर्जेंट रे है। कैसा रे है बच्चा? इमर्जेंट रे है। ओके, इमर्जेंट रे नोट करेंगे सभी बच्चे साइड में कॉपी में। और ये डेल को किस नाम से बोला जाता है? डेल को बोला जाता है हमारा डेविएशन के नाम से बोला जाता है। किस नाम से पुकारा जाता है? डेविएशन के नाम से पुकारा जाता है। नाउ लेट अस कंसीडर a path followed by the ray after the refraction is PQRS। यहां पर लिखिएगा, लिखोगे let us consider, क्या कीजिए? कंसिडर कीजिए, let us consider that after refraction path followed by the ray is, after refraction ठीक है सर। रिफ्रैक्शन यहां तो अटेगा नहीं, लो हटा दिए। आफ्टर रिफ्रैक्शन पाथ फॉलोड बाय द रे इज, आफ्टर रिफ्रैक्शन पाथ फॉलोड बाय द रे इज फॉलोड बाय द रे, ओके, इज PQRS। ओके, PQRS क्या है? पाथ है। Where PQ is a incident ray and RS is a emergent ray। याद रखिएगा, where PQ is a what? Incident and RS is a emergent ray and del is known as a angle of deviation। okay, now अगर आप ठीक से देखो, इतना हो जाने के बाद छोटा स्टेटमेंट लिख रहे हैं, ज्यादा बड़ा लिखने की जरूरत नहीं।
आपको निकालना है ये एंगल ऑफ डेविएशन निकालना है, ठीक है। इस पॉइंट का नाम हम क्या देते हैं, इस पॉइंट का नाम दे देते हैं सी, ले लें, ए बी सी हो गया था ना, पी क्यू आर एस टी ले लेते हैं, ये टी पॉइंट है, ये पॉइंट। अब देखिएगा नाउ यहां से अब बातें स्टार्ट हो रही है, मैथमेटिकली जो बातें हमें निकालना डेल है, ओके। फ्रॉम ट्रायंगल टी क्यू आर, यहां पर लिखेंगे फ्रॉम ट्रायंगल टी क्यू आर, कहां से, ट्रायंगल टी क्यू आर से। अगर टी क्यू आर ट्रायंगल आप देख रहे हो तो ये एंगल मुझे बता पाइएगा आप लोग कितना होगा, रुको ब्लू पेन से हम करते हैं मार्किंग। ये एंगल अगर आप ठीक से देख रहे हो, नहीं चल रहा है, हाँ ये ब्लू एंगल, ये एंगल का वैल्यू ध्यान से देखिए, ये पूरा एंगल कितना होगा, ये लाइट तो इधर जा रहा है, ये आई है तो पूरा आई होगा, पूरा का पूरा। अगर पूरा का पूरा आई है, ये R1 है, तो इस पूरे को हम बोल सकते हैं, देखिएगा इधर क्या बोल सकते हैं, I1 माइनस R1, ओके बोल सकते हैं ये वाले एंगल को। उसी तरह ये वाला एंगल दिख रहा है बच्चा, ये वाला एंगल, इस एंगल का नाम क्या होगा, देखोगे ये I2 है तो ये पूरा अंदर वाला I2 होगा, तो इस एंगल को हम लोग क्या नाम दे पाएंगे, इस एंगल को नाम जो देंगे, ये वाले एंगल को वो देंगे I2 माइनस R2, ओके। चलिए अगर इतना देते हैं तो हम लोग एक बात जानते हैं, ये बातें कि एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल, ये बात जानते हैं ना ट्रायंगल के प्रॉपर्टी से। तो यहां पर लिखेंगे एक्सटीरियर एंगल, यहां पर हम लोग को पता होना चाहिए स्टेटमेंट, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू, हम लोग क्या बात जानते हैं, सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल, सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल, अपोजिट इंटीरियर, ओके एंगल्स, आर तो कुछ नहीं बोल सकते हैं, यही बात जानते हैं। एक्सटीरियर एंगल हमारा कौन है, ये डेल है ना, डेल हमारा एक्सटीरियर एंगल, और डेल का बराबरी कौन करेगा, डेल देखो किसके बराबर है, किसके इक्वल है, डेल, डेल इज इक्वल्स टू एंगल टी क्यू आर, एंगल टी क्यू आर प्लस एंगल टी आर पी, क्या आ जाएगा, टी आर पी आ जाएगा, सॉरी टी आर क्यू, एंगल टी आर क्यू आ जाएगा। अब देखिए टी क्यू आर का जो वैल्यू है ये आपने लाया है कितना, I1 माइनस I2, ओके, प्लस टाइम्स ऑफ R2 नहीं R1, और यहां पर जो वैल्यू लाया आपने I2 माइनस R2, ओके, सबको ऐड कीजिए तो डेल इज इक्वल्स टू क्या होगा, I1 प्लस I2, ठीक है, I1 प्लस I2, खोल दो सबको खोलो, ये I1 I2 का फैमिली एक जगह, माइनस R1 प्लस R2 का फैमिली को एक जगह कर दी, तो देयरफॉर यहां पर नोट कीजिएगा, यही बातें आपको एग्जाम में प्रूव भी करने मिलेगा, डेल इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2, ओके, माइनस टाइम्स ऑफ R1 प्लस R2। इसे हम इक्वेशन 1 देकर चलते हैं, इक्वेशन नंबर 1 है ये हमारा, अभी काम आएगा, इसका यूज होंगे, घबराओगे नहीं, यूज होगा। अब आइए आप इस ट्रायंगल में, पहले दो ट्रायंगल देख लो, इस ट्रायंगल में आओ, ठीक है, ट्रायंगल QPN में, अगेन देखो इक्वेशन 1 है वो, अगेन फ्रॉम ट्रायंगल RQN, फ्रॉम ट्रायंगल किससे, RQN ट्रायंगल से, RQN ट्रायंगल में देखोगे ना तो हम बोल सकते हैं सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू 180, बिल्कुल बोल सकते हैं। तो एंगल R1 प्लस R2, एंगल QNR, देखिएगा R1 प्लस R2 प्लस एंगल, कौन सा एंगल, QNR, QNR इज इक्वल्स टू 180 होगा। तो देयरफॉर हम ये बातें बोल सकते हैं
एंगल क्यू एन आर इज इक्वल टू 180 माइनस R1 प्लस R2। इसे इक्वेशन 2 देखे चले। अभी सबका काम है, सबका हम बार बोले, पहले दो ट्रायंगल को धर लिए ना, एक अप ट्रायंगल एक डाउन ट्रायंगल। बार बार बोले, एक अप ट्रायंगल ले लीजिए याद रखने के लिए, यहां पर आप लिखिए अप ट्रायंगल और नीचे लिख लीजिए डाउन ट्रायंगल। देखो ये सब बातें याद रखने के लिए, ऐसा नहीं है कोई अप ट्रायंगल नाम का चीज है। अप ट्रायंगल यहां पर डाउन, आप याद रखो, याद रखे मेरे बच्चे लोग। ठीक है, चलो इतना हो जाने के बाद आप क्या ये क्वाड्रिलेटरल देख रहे हैं, ए क्यू एन आर ए दिख रहा है सर? बिल्कुल दिख रहा है। तो फ्रॉम क्वाड्रिलेटरल क्वाड्रिलेटरल डायरेक्ट लिख देते हैं इस तरह करके, ए क्यू एन आर, ए क्यू एन आर। इस क्वाड्रिलेटर से हम क्या बात जानते हैं कि सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 360। ओके सर, 360। ध्यान दीजिएगा, एंगल ए ये वाला एंगल लिखो, एंगल ए रिफ्रैक्टिव एंगल, ये कांस्टेंट रहता है, ठीक है, एक्चुअली में ए ही से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब आप देखेंगे ना तो ये वाला एंगल कितना डिग्री, ए क्यू एन, ये 90 है, क्योंकि ये तो पूरा 90 ही था ना। देखो ये 90 है, ये भी तो पूरा 90 है। ए क्यू एन 90 डिग्री के बराबर, ए क्यू एन किसके बराबर है, 90 डिग्री के बराबर। तो एंगल ए प्लस 90 डिग्री प्लस एंगल देखिएगा क्यू एन आर, क्यू एन आर प्लस ये फिर कितना डिग्री है, 90 डिग्री। नॉर्मल है, नॉर्मल के साथ ये एंगल, क्योंकि यही तो क्वाड्रिलेटरल बना रहा है, तो ये फिर कितना है हमारा 90 डिग्री। ये सभी मिला के कितना बनाएगा 360। अगर ये 360 बनाता है तो यहां पर ओमिट कर दे, चलो आ जाओ, ओमिट जल्दी मिट जाओ। चलो यहां देखिएगा, इसके बाद देखो क्या बातें हैं। इसके बाद हम बोल सकते हैं 90 90 180 हो गया, उधर 360 क्या कैंसिल, तो एंगल ए, तो देयरफॉर एंगल ए प्लस एंगल क्यू एन आर इज इक्वल टू 180। ओके, देखो एंगल ए को ए ही करके लिखा जाता है, एंगल ए को ए ही करके लिखा जाता है। हम बार बार समझा रहे हैं, किताबों में एंगल ए नाम का चीज नहीं मिलेगा, आपको सिंबल ए मिलेगा, ठीक है ना। इसलिए फ्रॉम इक्वेशन 2 से, 2 में हमारा क्या था 180 माइनस R1 प्लस R2, तो देयरफॉर ए प्लस 180 माइनस R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 180 फ्रॉम इक्वेशन 2। किस इक्वेशन की मदद से हमने काम किया ये, from we have to done this from equation 2। now 180 is cancel out, तो therefore हमारे पास क्या बच रहा है, a is equals to, देखिएगा पहली बात a माइनस R1 प्लस R2 होता है इक्वल टू 0, क्योंकि 180 उधर जाएगा तो 180 0 हो जाएगा। therefore हमारे पास क्या आ रहा है, a इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 आ रहा है। एक ये रिलेशन, इस रिलेशन को आप इक्वेशन ए बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इक्वेशन ए, फंडामेंटल इक्वेशन, हम बार बार समझा रहे हैं ये सब बातें। और इस इक्वेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, इक्वेशन बी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, इक्वेशन बी। फ्रॉम इक्वेशन ए एंड बी, ए क्या दो, स्मॉल दो, क्योंकि कैपिटल ए हमने यूज कर लिया, स्मॉल ए दीजिए और यहां पर क्या दीजिए, स्मॉल बी दीजिए। फ्रॉम इक्वेशन ए एंड बी, फ्रॉम इक्वेशन स्मॉल ए एंड स्मॉल बी। अगर आप इक्वेशन ए और बी से देख रहे हो तो आपको क्या मिलेगा, देयरफॉर हमें मिल जाएगा डेल इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 माइनस
ए। अब ये रहा हमारा, देखोगे यहाँ पर बातें समझिएगा, डेल हमारा फिक्स क्वांटिटी, सॉरी डेल हमारा डेविएशन है, ए फिक्स क्वांटिटी, मतलब ए के ऊपर डिपेंड नहीं करता, पूरा का पूरा पैरामीटर। बच्चा यहाँ हमने ठीक काम किया है, एक सेकेंड, डेल इज इक्वल टू दिस I1 प्लस, हाँ ठीक है। अब ए हमारा फिक्स क्वांटिटी है, ये बदलेगा नहीं, बदलने वाला तो I1 एंड I2 है, तो इसका मतलब ये जो डेल है वो किसका फंक्शन है, I1 और I2 का फंक्शन है। इसे हम लोग इक्वेशन सी बात बोल के चलते हैं। आने वाले वक्तों पे इक्वेशन सी से हम लोग बहुत सारा काम करने वाले हैं। इक्वेशन सी से क्या करने वाले हैं, बहुत सारा काम करने वाले। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं तक रहने देते हैं बच्चों लोग, अगले वीडियो में जब आएंगे तो यहाँ से कंटिन्यू करेंगे और देखते हैं ये इक्वेशन हमें और क्या लाने को बोला जाता है, ठीक है, और क्या क्या हम इससे ला सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए आप सभी बच्चे पढ़ाई लिखाई करते रहेंगे, कुछ प्रॉब्लम होने पर हमें जरूर बताएं। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, बाद में मिलते हैं, ओके।